देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। Yes, ma'am. अच्छा देखो हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें हम लोग इलास्ट्रेशन 1 कर लिए थे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इलास्ट्रेशन 2, और इसके बाद इलास्ट्रेशन 3। ये बाकी था, ये था हम लोग का मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, जो मैंने बोला नहीं था वो बोल देते हैं तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग ये वाला कंप्लीट करेंगे, इलास्ट्रेशन 4, जिसका हम लोगों ने ये पॉइंट नंबर बी कर लिया था, ठीक है। तो देखो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ए बी और सी, ए और बी करेंगे, सी हम लोगों ने कर लिया था। तो ये देखो इलस्ट्रेशन 4 ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, पॉइंट ए, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा क्या है कि अगर कॉमन प्रोसेस से मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि जॉइंटली जो कॉस्ट लग रहा है कौन से प्रोडक्ट पे कितना हमें चार्ज करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग मेथड होता है। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में मेथड बता ही देगा, बस हमें उस मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेथड भी आसान होता है, नाम से ही पता चल जाता है कि मेथड में हमें क्या करने के लिए बोला गया है। अच्छा अब ये देखो फोर्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहले हमें करने के लिए बोला था सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये ड्रॉ देखो जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया हुआ था। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमें इस वैल्यू पे बोल रहा है सेल्स वैल्यू अगर मिल जाता है, यहाँ पर यहाँ पर अगर हमें सेल्स वैल्यू मिल जाता है प्रोडक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हमारे पास सेल्स वैल्यू अवेलेबल है? हाँ है, एक है 50 रुपीज और एक यहाँ पर देखो मैंने लिखा नहीं था, मतलब लिखा था वो इस क्वेश्चन के लिए अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि अगर हम लोग पीवीसी में ट्रांसफर नहीं करके इसे अगर हम लोग क्लोरीन, ऐसे क्लोरीन ही बेच देते, क्योंकि प्रोडक्ट क्या था देखो, हम यहाँ पर जो ड्रॉ किए ना उसी से बता देंगे। देखो यहाँ पर हमारा जो है सॉल्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को अप्लाई करके 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस इनकर्ड करके प्रोसेसिंग के बाद दो प्रोडक्ट मिला था, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर और एक पॉइंट भी दिया हुआ था कि अगर क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो वही वाला क्लोरीन हम लोग का 75 पर टन करके सेल हो जाएगा मार्केट में, ठीक है, 75 पर टन। और ये वाला देखो हमारा यहाँ पर जो मेथड मैंने पहले करके दिखाया था उसके लिए यूजफुल नहीं था, क्योंकि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में क्या होता है, हमें सेल्स वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट का लेना पड़ता है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा। जैसे कॉस्टिक सोडा इज द ऑलवेज फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि इसका कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है। बट क्लोरीन के केस में फाइनल प्रोडक्ट पीवीसी हो रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो मेथड करेंगे उसमें बोल रहा है सेल्स वैल्यू लेना है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो पहले हम मेथड का नाम लिखते हैं, ये देखो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस मेथड से हमें करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें मेथड बता देगा, ठीक है, हम लोग उस मेथड को फॉलो करके जस्ट सॉल्व करेंगे। दो प्रोडक्ट है। अब देखो ये जैसे हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं टेबल में वैसे कर सकते हो, बेटर है। अगर नहीं कर पाते हो तो इंडिविजुअली कर दो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका प्रेजेंटेशन फिक्स्ड कुछ है, जैसा तुम लोग करना चाहो। सेल्स जो है टन में दिया हुआ है, उसके बाद सेलिंग प्राइस पर टन ये भी लिख लेते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं। फिर यहाँ पर सेल्स वैल्यू निकालेंगे एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट होगा टी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अच्छा इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन, ठीक है। मैंने J/C लिख दिया, तुम लोग एग्जाम में करोगे तो पूरा लिखना चाहिए, एक ही तो क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो, ठीक है। जरूरी तो नहीं है जॉइंट को, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ ही जाए, कभी कभी हो सकता है नहीं भी है, जो भी हो। तो यहाँ पर लिखते हैं देखो कॉस्टिक सोडा, उसके बाद क्लोरीन,
क्लोरीन लिखा मैंने क्यों, क्योंकि देखो उस बार भी मैंने यहाँ पर क्लोरीन ही लिखा था, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्ट तो क्लोरीन ही है। जब हम लोग एनआरबी निकाल रहे हैं तो जॉइंट कॉस्ट एक्चुअली ये दोनों पे अपोर्शन होगा, ठीक है। तो भले ही हम लोग फाइनल प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू ले रहे हैं, पीवी से नहीं लिखना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को जो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है दो प्रोडक्ट पे, उसका नाम है क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा, इसीलिए यहाँ पर भी वही लिखेंगे। यहाँ तो वैसे भी वही होगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का प्रोडक्ट ले रहे हैं। कितना कितना सेल होगा, ये देखो, ये 1200 और ये 800, ठीक है। अगर यहाँ सेल हुआ तो 800 हो जाएगा, तो ये हो गया 1200 और 800 टन। और ये है ₹50 पर टन करके, सेलिंग प्राइस है ₹50 पर टन। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन से ही लिखा हुआ था। और ये 75 पर टन, ये 75 पर टन। सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 टन ₹50 करके और 800 टन 75 पर टन करके सेल करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। 1200 इंटू 50, 60,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। 800 इंटू 75 यानी कि फिर से वही 60,000, ठीक है। और हमें कैसे करके जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, मेथड का नाम क्या है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मिल गया सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो करके, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना बन रहा है, इसका रेशियो बन जाएगा 60,000 इज टू 60,000 यानी 1:1। ये देखो ये हो गया 1:1, इसका रेशियो बन गया। उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। जॉइंट कॉस्ट कितना था, 1 लाख था, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट हम लोग का 1 लाख था, तो 1 लाख इंटू 1/2, फिर से 1 लाख इंटू, दोनों में ही सेम आ जाएगा, इंटू 1/2। ये हो गया हम लोग का 50,000, ठीक है। बस ये पहला वाला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट, इसको तो और कुछ करना ही नहीं है। चैप्टर काफी आसान है, ठीक है। इसमें जैसा बोलेगा बस वैसा कर दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 50,000। अब जैसे मैंने मेथड्स के बारे में तुम लोग को बताया था, देखो ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा ना, इसके बारे में मैंने वही बोला था कि ये अच्छा मेथड है कि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पर हम लोग सेल्स को कंसीडर कर पा रहे कि हाँ जो जितना ज्यादा महंगा बिक रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस पे कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। सही बात है भाई, जो अच्छा मतलब प्रॉफिट देगा उस पे हम लोग उसी अकॉर्डिंग कॉस्ट लगाएंगे ना। जो कम वैल्यूएबल है उसका कॉस्ट वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बाकी इसका दोनों का सेल्स वैल्यू भले टन और एट द रेट अलग है, लेकिन ओवरऑल एक ही जैसा आ गया, तो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50,000, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल होता ही नहीं, लाइक 50 और 75, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि तब हम लोग ये मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, जितना भी ये मेथड क्यों ना अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इसका सेल्स वैल्यू कितना है, तभी ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में तभी हमें बोलेगा जब ये डेटा दिया हुआ रहेगा, अदरवाइज बोलेगा नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा होता नहीं इसमें। हाँ, कमेंट करने बोल सकता है किसी बात पे, देखेंगे ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। फिर बोल रहे हैं फिजिकल यूनिट मेथड से अगर हम लोग चार्ज करें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, फिजिकल यूनिट मेथड। ये भी आसान है, फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है। फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड मतलब जितना जितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है उतने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें रेशियो बना के जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट और यहाँ लिख देंगे सेल्स इन टन। जितना टन प्रोड्यूस हुआ है उतना टन ही सेल हो गया। इसको प्रोड्यूस भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, 800। यहाँ पर कॉस्टिक सोडा और यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन। नाम हमेशा क्लोरीन का ही आएगा क्योंकि ये दोनों पे ही जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन होगा। ये टेबल बन क्यों रहा है, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए। फिर यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन, अच्छा कितना हो जाएगा, इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कितना हो जाएगा, 1200:800। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 3:2, ठीक है। मतलब 400 से डिवाइड करो तो 3:2 हो गया। अब जॉइंट कॉस्ट कितना है, 1 लाख। 1 लाख इंटू 3/5 हो गया, और 1 लाख इंटू 2/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल आउट करने से 20 इंटू 3 60,000, और यहाँ पर हो जाएगा 40,000, ठीक है।
तो टोटल हम लोग का 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखो दोनों सभी में लेकिन अलग अलग आएगा, क्यों? क्योंकि ये सेल्स वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये क्वांटिटी पे। अब क्वांटिटी पे जब लगाएंगे, जिसका क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा उस पे उतना कॉस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि फिजिकल यूनिट मेथड क्या है, देखो ना, सिर्फ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब जिसका क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा उस पे अपोर्शन उतना ही ज्यादा होगा, जिसका क्वांटिटी कम होगा उस पे अपोर्शन कम होगा, क्योंकि ये तो सेल्स वैल्यू को कंसीडर कर ही नहीं पाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे, प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी पे काम करता है, ये वाला मेथड। ठीक है, और ये थर्ड वाला मेथड हम लोग कर चुके थे लास्ट दिन। देखो, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में हमेशा फाइनल सेल्स वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो ये देखो फाइनल सेल्स वैल्यू इसका 50 था और इसका हम लोग का 200 था। वैसे ही किया गया। क्वांटिटी कितना था यहाँ पर? 1200 पीवीसी का क्वांटिटी था। यहाँ पर देखो 500 इंटू 200, फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके अल्टीमेटली हमें लाना क्या है? अल्टीमेटली हमें सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही लेके आना है। ठीक है, लेकिन अगर एनआरवी मेथड यूज करेंगे तो उसमें बेटर क्या है कि हम लोग फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू ले लेंगे, जो भी फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग उसमें आ जा रहा है तो उसको लेस करके हम लोग यहाँ का स्प्लिट ऑफ पॉइंट का सेल्स वैल्यू निकालेंगे। तो ये 60 और 80 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। जो मेथड जैसे बोलता है हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये एबीसी तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, इंक्रीमेंटल, नहीं सॉरी, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन इन अगस्त एट 75 पर टन। मतलब कोई दूसरा कंपनी है, ये देखो इनका नाम था कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल। ठीक है, इनको किसी ने ऑफर करा, कौन? लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू परचेज। इन्होंने बोला कि हम लोग 800 टन ऑफ क्लोरीन अगस्त में 75 पर टन करके परचेज कर लेंगे। ठीक है, this sale of chlorine would mean that no PVC would be produced in August। ये तो देखो नॉर्मल सा बात है। अगर हमें मान लो इनऑर्गेनिक जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्टिक सोडा बनाता है और क्लोरीन बनाता है, एक से, और जो है क्लोरीन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि पीवीसी नहीं बनेगा। तो ये तो नॉर्मल सा बात है। देखो पीवीसी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अगर हम लोग क्लोरीन सेल कर देंगे, देखो क्लोरीन से पीवीसी बनता है, डायरेक्टली पीवीसी नहीं बनता है। अगर हम लोग क्लोरीन के अकॉर्डिंग, मतलब जो क्लोरीन बन रहा है उसी को अगर यहाँ सेल कर देंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग किसको करेंगे? किसी को नहीं कर सकते। अगर फर्दर प्रोसेसिंग होगा ही नहीं तो पीवीसी कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। तो वही बोल रहा है कि मार्केट डिमांड आया है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल रहा है हम लोग क्लोरीन परचेज कर लेंगे 75 पर टन करके, और इसका मतलब ये होता है कि पीवीसी नहीं बनेगा। ये देखो बताया है। अगर ये पॉइंट हमें नहीं भी बताता है तो क्या फर्क पड़ता है? बात तो वही हुआ ना कि पीवीसी नहीं बनेगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? दिस सेल ऑफ क्लोरीन। अच्छा, फिर इसमें एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। बोल रहा है कि अगर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या ये हमारे ऑपरेटिंग इनकम को इफेक्ट करेगा? अगर करेगा तो कितना करेगा? ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो तो यहाँ चेक करते हैं। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि हम लोग ये ऑफर जो लेंगे इसमें हमारा मतलब लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? तो देखो सिंपल सा बात है। अगर हम लोग क्लोरीन सेल करते हैं तो कितना सेल करेंगे? अब देखो यहाँ पर कैसे समझ में आएगा। क्लोरीन ये लोग कितना लेंगे? 800 टन परचेज करने वाले हैं। ठीक है, कितना करके? 75 करके। तो अगर हम लोग क्लोरीन पे ही सेल कर देते हैं तो हमें इतना अमाउंट मिल जाएगा। अगर हम लोग पीवीसी सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? पीवीसी सेल करने पे हमें मिलेगा 200 रुपीज करके। 500 टन तब हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का सेल्स वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये दोनों का सेल्स वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे तो ही पता चल जाएगा कि हमें सेल करना चाहिए क्लोरीन या फिर पीवीसी ही सेल करना बेटर है। अभी देखो लिखने से समझ में आएगा पॉइंट जो है हम बता रहे यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ क्लोरीन टू पीवीसी।
इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल होता है। हम लोग का सेल कितना ज्यादा होगा, ठीक है, हम लोग का सेल कितना ज्यादा होगा अगर हम लोग पीवीसी बना के सेल करते हैं और अगर हम लोग क्लोरीन को ही सेल करते हैं तो क्या डिफरेंस होगा। अच्छा, किसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है चेक करो। 500 इंटू 200 करने से 1 लाख आ रहा है, यहाँ किया हुआ है इसलिए हम देख के करें, अदरवाइज कैलकुलेटर पे करके देखना पड़ता। और 800 इंटू 75 करने से 60,000 आ रहा है, ठीक है, तो ये कम आ रहा है, तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे, ये देखो 500 into 200 minus 800 into 75, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 लाख माइनस 80,000 इंटू 75 मतलब 60,000, ठीक है, 60,000। अच्छा, ये कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है, ये 40,000 आ गया। अच्छा, अब लेस करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, incremental cost of further processing of chlorine to PVC 20,000। बताते हैं ये क्यों माइनस हुआ, वो भी बताते हैं, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000। अब आंसर पूछने के पहले हम समझाते हैं कि क्या किया हम लोगों ने। देखो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग, ये क्या है, ये पीवीसी का सेल वैल्यू है, अगर हम लोग पीवीसी सेल करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1 लाख, और अगर हम लोग क्लोरीन को ही सेल करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 60,000, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग पीवीसी सेल करते हैं तो हमें 40,000 एक्स्ट्रा सेल वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मतलब सेल का जो अमाउंट है वो 40,000 एक्स्ट्रा होगा, ये बात तो सही है। लेकिन क्लोरीन को पीवीसी बनाने में हम लोग का एक कॉस्ट भी इनकट हुआ है, ठीक है, वो भी तो हमें लेस करना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो हमें डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन हमें ये लेना है कि ये जो है यहीं पर सेल कर दे क्योंकि ये भी सेलेबल है, मार्केट में डिमांड है, या फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके सेल करें, ठीक है, ये देखना है। तो ये कैसे पता चलता है, ये कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन बेच के कितना प्रॉफिट है, पीवीसी बेच के कितना प्रॉफिट है, ठीक है, इससे पता चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं इसमें प्रॉफिट कितना है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा कुछ एक्स्ट्रा सेल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 60,000, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है हम लोग का 1 लाख, 1 लाख हम लोग का सेल आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये 1 लाख का सेल मतलब 1 लाख का सेल जो है गैदर करने के लिए हमें 20,000 और भी खर्चा करना पड़ रहा है। सोच के देखो ये सेल में क्या क्या है, सेल वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब इस कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, इस कॉस्ट में ये फर्दर कॉस्ट भी है, और क्योंकि ये क्लोरीन से बन के आया है, क्लोरीन बनने के लिए क्या अप्लाई हुआ है, क्लोरीन में क्या है, जॉइंट कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में फर्दर कॉस्ट भी है, जॉइंट कॉस्ट भी है, ठीक है। तो हम लोगों को तो दोनों को ऐड पर करना पड़ेगा, बात समझो, में ऐड पर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग क्लोरीन सेल कर रहे हैं तो सेल वैल्यू में जो कॉस्ट इनकट है ना, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कॉस्ट इनकट है, तो फिर 60,000 के साथ 1 लाख कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को दोनों को ऐड पर करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके कॉस्ट को भी क्या कर देंगे, जॉइंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे ताकि कंपेयर कर पाए। अब देखो ऑब्वियसली 1 लाख का मेरा सेल हो रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे 20,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ रहा है, तो अगर हम 20,000 इससे लेस कर देते हैं तो 80,000 सेल वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्दर प्रोसेस का इंपैक्ट हटा दिया हम लोगों ने, और हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद अगर हम लोग पीवीसी सेल करते हैं तो 80,000 मिलेगा, और क्लोरीन के अकॉर्डिंग मतलब क्लोरीन के हिसाब से सेल कर देंगे बिना पीवीसी में कन्वर्ट किए तो हमें 60,000 सेल वैल्यू मिलेगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग को क्लोरीन प्रोड्यूस करके बेच देना चाहिए या फिर पीवीसी जो है ये प्रोड्यूस करके बेचना चाहिए, बोलो। अगर मेरा बात समझ में आया तो थोड़ा मुझे बताओ आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे ये कंडीशन हो रहा है, ये कंडीशन अगर समझ में आया तो मुझे ये बोलो कि मुझे क्लोरीन सेल करना चाहिए, मतलब इनको क्लोरीन ही सेल कर देना चाहिए 60,000 पे, या पीवीसी बना के सेल करना चाहिए जिसपे 80,000 हो रहा है। मतलब उनको ये जो कंपनी है स्विमिंग पूल क्या है प्रोडक्ट, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट, क्या इनका ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑफर लेने से क्लोरीन बेचना पड़ेगा, नहीं लेने से पीवीसी बेच पाएंगे, तो बोलो
ये उनको क्या करना चाहिए अगर तुम लोग को डिसीजन देना पड़े, क्योंकि कॉस्टिंग में ऐसा ही होता है, तुम लोग को जब तुम लोग किसी कंपनी में काम करोगे या खुद का भी अगर बिजनेस करते हो तो ये सब तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए कौन सा नहीं बनाए। तो बोलो क्या होगा, বলো। ক্লোরিন সেল করে দেবে না পিভিসি সেল করবে, কোনটা করা উচিত বলো। আমি আবার বলে দিচ্ছি, যদি ক্লোরিন সেল করে তাহলে 60,000 পাবে, পিভিসি সেল করলে 1 লাখ পাবে, কিন্তু 1 লাখের সাথে 60,000 কম্পারেবল হবে না। কেন হবে না? কারণ 1 লাখ সেল ভ্যালু পাওয়ার জন্য 20,000 আরো এক্সপেন্স করতে হচ্ছে, যেটা ফার্দার প্রসেসিং। আমাকে দুটোকে একইভাবে আমাকে দেখতে হবে যে যদি আমি পিভিসিটা মানে শুধু জয়েন্ট কস্টের সাথে কম্পেয়ার করি, কারণ পিভিসি সেল করে আমার 1 লাখ আসছে ঠিকই, আর সেল ভ্যালু ইকুয়াল টু কি টোটাল কস্ট প্লাস প্রফিট। এই টোটাল কস্টে কি কি কস্ট ইনকাট আছে, ক্লোরিন থেকে তো পিভিসি হয়েছে, তাহলে ক্লোরিনের কনভার্সন কস্ট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাপোর্শনমেন্ট অফ জয়েন্ট কস্টের যে অ্যাপোর্শনমেন্ট হিসাবটা থাকবে সেটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ কণিকা লিখেছি, দেখছি কি লিখেছো। ক্লোরিন সেল করতে হবে কেন? ক্লোরিন যদি সেল করে দেয়, না আমার মনে হচ্ছে একটু বুঝতে ভুল হচ্ছে, আমি আবার বলছি দেখো, ক্লোরিন সেল হবে না, পিভিসি হবে, সেটা তো বোঝাই গেল যেহেতু আমি বললাম যে ভুল হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা আরেকবার শোনো, এখানে কি কন্ডিশনটা হয়েছে। ক্লোরিন সেল করলে 60,000 পাবে, পিভিসি সেল করলে 1 লাখ পাবে, কিন্তু 1 লাখের সাথে 60,000 কম্পেয়ার করতে পারবো না, কারণ এটাকে পিভিসি তে ট্রান্সফার করার যে কস্ট আছে ওটা আমি এলিমিনেট করে দিচ্ছি। কারণ যখনই আমরা কোনো সেলস ভ্যালু ডিসাইড করছি, এবার আরেকবার শোনো ভালো করে, যখন আমরা কোনো সেলস ভ্যালু ডিসাইড করি তখন কিভাবে করি, টোটাল কস্ট প্লাস প্রফিট। এই এর মধ্যে কি কি কস্ট ইনক্লুড আছে, ক্লোরিনের ট্রান্সফার কস্ট, যেটা আমরা বলতে পারি কি জয়েন্ট কস্টের পোর্শনটা, তাহলে আমি বলতে পারবো ট্রান্সফার টু ক্লোরিনের যে কস্টটা সেটা প্লাস ফার্দার কস্ট প্লাস হচ্ছে প্রফিট, এটা হলো সেলস ভ্যালু। এবার এখান থেকে আমি যদি ফার্দার কস্টটাকে এলিমিনেট করে দিই, ফার্দার কস্টের ইম্প্যাক্টটা এলিমিনেট করে দিই, তাহলে আমার কি আসবে, সেলস ভ্যালু ইকুয়াল টু ট্রান্সফার টু ক্লোরিন প্লাস প্রফিট। ট্রান্সফার টু ক্লোরিন প্লাস প্রফিট আমি যদি ফার্দার কস্টটাকে লেস করে দিই, মানে এরকম সেলস ভ্যালু মাইনাস ফার্দার কস্ট, তাহলে আমার এটা চলে আসবে ট্রান্সফার টু ক্লোরিন প্লাস প্রফিট। আর ক্লোরিনের সেলস ভ্যালু মানে কি হচ্ছে, টোটাল কস্ট প্লাস প্রফিট ট্রান্সফার টু ক্লোরিন, ক্লোরিনের ট্রান্সফার করতে যে কস্টটা লেগেছে প্লাস প্রফিট, তাহলে তোমার কম্পেয়ার করা যেটা হচ্ছে যে মানে দুটোর কম্পেয়ার করার বেসটা ইকুয়াল হয়ে যাবে। আমি সেলস ভ্যালুর সাথে এখানে এটাকে এই সেলস ভ্যালু আর এই সেলস ভ্যালু কম্পেয়ার করতে পারবো না, তবেই তো আমি কম্পেয়ার করতে পারবো, আদারওয়াইজ তো আমি কম্পেয়ার করতে পারবো না। কারণ এখানে তো আমি 20,000 এর ইম্প্যাক্ট আরো দেখাচ্ছি, 1 লাখ সেল নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিন্তু তার জন্য তো আমার 20,000 এর এক্সট্রা খরচা হচ্ছে, তাহলে আমাকে তো সেটা বাদ দিতে হবে। তাহলে 20,000 খরচা বাদ দিলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার কতটা মানে কি বলবো কতটা আমার সেলস ভ্যালু আসছে, ঠিক আছে। এই ফার্দার প্রসেসিং কস্টটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো যে আমার এক্সট্রা কত সেল হচ্ছে। তাহলে এখানে তো আমার আসছে 60,000, এটা আমার আসছিল 1 লাখ, কিন্তু সেটাতে 20,000 এক্সপেন্স দিলে 1 লাখ আসছে। তাহলে আমি যদি 20,000 এর এক্সপেন্সটাকে সরিয়ে দিই তাহলে আমার কত আসছে 80,000। তাহলে 80,000 সেল করে আমি যদি পাই সেটা আমার জন্য বেটার, না আমি সেল করে 60,000 পেলে আমার জন্য বেটার? বলো। 60,000 সেল ভ্যালুটা বেটার না 80,000 সেল ভ্যালুটা বেটার? আমি 1 লাখের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবো না। এইটি 80,000 কারেক্ট। তাহলে 80,000 যদি আমার জন্য বেটার হয় তাহলে আমাকে কি করা উচিত, আমাকে অবভিয়াসলি पीवीसी सेल करा उचित, ठीक है। তাহলে আমাকে অফারটা নেওয়া উচিত না, ठीक है। हम फिर से एक बार बोल देते, देखो क्या करना है।
क्योंकि सबको बंगाली फिर समझ में नहीं आएगा। देखो रिकॉर्डिंग शेयर करना पड़ेगा मुझे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन का जो है सेल वैल्यू 60,000 आ रहा है। फिर से बोल रहे हैं, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और पीवीसी का सेल वैल्यू 1 लाख आ रहा है। वैसे देखने से तो लगेगा अच्छा मुझे 1 लाख मिलेगा सेल करके, मुझे 60,000 मिलेगा, तो हम क्या चाहेंगे? ऑब्वियसली हम 1 लाख रुपीज ही चाहेंगे कि मुझे बेच के 1 लाख मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कंपेयर जब कर रहे हैं इसके साथ, दोनों कंपेरेबल है नहीं, दो अलग स्टेट हो जा रहा है। क्यों अलग स्टेट हो जा रहा है? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉस्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर दो कॉस्ट है। देखो यहाँ पर ओनली वन कॉस्ट, दैट इज जॉइंट कॉस्ट। और यहाँ पर पीवीसी पे जो सेल वैल्यू डिसाइड हुआ है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, यहाँ दो कॉस्ट है। जॉइंट कॉस्ट का भी इंपैक्ट आएगा बिकॉज क्लोरीन से पीवीसी बन रहा है, डायरेक्ट पीवीसी नहीं बन रहा है। और नेक्स्ट इस पे फर्दर कॉस्ट आएगा। तो अगर कंपेयर करना ही है तो यहाँ पर भी सिर्फ टोटल कॉस्ट में जॉइंट कॉस्ट रखेंगे, यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस कर देंगे। ठीक है भाई, ये 1 लाख तो मिल रहा है लेकिन उसके बदले 20,000 खर्चा भी तो करना पड़ रहा है। तो 80,000 जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो गया पीवीसी सेल करके हमें जो सेल वैल्यू मिलेगा विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, एंड ये भी विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। बट इसमें क्या इंक्लूड है? ऑब्वियसली जॉइंट कॉस्ट इंक्लूड है। अब अगर मुझे सेल करके 60,000 मार्केट में मिलेगा और यहाँ 80,000 मिलेगा, तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम 80,000 ही ले। अगर हम वो ऑफर ले लेंगे, ये लोग गलती से भी अगर ये ऑफर ले लेता है तो इनका रेवेन्यू जो है वो 20,000 पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रेजेंटेशन का प्रोसेस देखो, यहाँ पर कैसे लिखना है। सिंपल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखेंगे कि रेवेन्यू कितना ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम लोग पीवीसी सेल कर रहे हैं और अगर हम लोग क्लोरीन सेल कर रहे हैं तो उसमें हमारा 40,000 का जो है, अगर हम लोग पीवीसी सेल करते हैं तो 40,000 का सेल बढ़ जाएगा। कैसे डिसाइड किया? 1 लाख माइनस 60,000 करके। बट ये गलत कंपैरिजन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पाने के लिए हम लोगों ने एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगाया है, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000। तो एक्चुअली हम लोग का एक, अगर हम लोग पीवीसी में ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग का 20,000 का ही एक्स्ट्रा जो है इनकम हो रहा है। वो कैसे हुआ? ये देखो 1 लाख और माइनस, वहां पर मैंने समझा के किया, लेकिन यहाँ पर तुम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, 1 लाख माइनस 60,000 कर दिए 40,000, फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस कर दिए, तो तुम लोग को मिल जाएगा कि 20,000 हम लोग एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं अगर हम लोग पीवीसी सेल करते हैं। ठीक है, यही कमेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग से मतलब पीवीसी बना लेंगे तो 20,000 का एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस तो आसान होते हैं बट तुम लोग को इसमें कमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कमेंट कैसे लिखोगे? अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, हम जो लिखवा दे रहे हैं उसको भी लिख सकते हो। तो लिखना क्या है? ऑपरेटिंग इनकम, द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ इनऑर्गेनिक chemicals will reduced by rupees 20,000 in August if it sells 800 ton of chlorine to lifetime swimming pool product। ये वो कंपनी का नाम है ना जो लेना चाहते थे, स्विमिंग पूल प्रोडक्ट, instead of further processing of chlorine into पीवीसी। ये बात लिखना है। अब मैंने ऐसे लिखा है, तुम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, लिखना क्या है? ओवरऑल यही लिखना है कि इनका ऑपरेटिंग इनकम कम हो जाएगा अगस्त में 20,000 से, अगर ये लोग वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और पीवीसी के जगह क्लोरीन बेचने का सोच लेते हैं। उसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है, तुम लोग भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। अच्छा, अब ये वाला है, इसके बाद हम लोग का यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। उसके पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इलास्ट्रेशन 3। उसके लिए हम लोग और एक मेथड जो बाकी है वो सीख लेते हैं।
ये मेथड है हम लोग का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ठीक है। ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जब मेथड का लिस्ट किया था तो देखो क्या क्या मेथड मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया था, नाम देखो। फिजिकल यूनिट मेथड ये पढ़ चुके हम लोग, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और ये देखो ये वाला जो है फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड का ही ट्रांसफॉर्मेशन है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, ठीक है। एक ही बात है, मैंने दोनों तुम लोग को कंपेयर करके भी दिखाया था। मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये क्या, ये सारे मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ये सारे मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। जैसे आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें ही देखो हम लोगों ने फिजिकल यूनिट मेथड से किया। अभी हम दिखा देते हैं तुम लोग को कौन कौन सा मेथड हम लोगों ने यूज किया। ये देखो फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये कौन सा मेथड यूज किया, उसके पहले सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब कौन सा, ये देखो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, समझ में आना चाहिए। ये देखो सेल्स वैल्यू या मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये भी किया। फिजिकल यूनिट मेथड भी हम लोगों ने किया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये वाला मेथड देखो, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इलास्ट्रेशन 2 जो किया था वो हो गया हम लोग का एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, ठीक है। और एनआरवी मेथड, ठीक है, एनआरवी मेथड ये देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 4 का ये वाला एस्टिमेटेड एनआरवी मेथड, ठीक है। अब इसका नाम मैंने क्या लिखवाया, देखो सिर्फ एनआरवी मेथड भी बोला जाता है और इसका नाम लिखा हुआ है एनआरवी मेथड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये क्यों बोला जाता है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि देखो हम लोग रिड्यूस करके कॉस्ट को हम समझाते हैं। ये देखो हम लोगों ने क्या किया, फाइनल आउटपुट लिया, यहाँ पर है क्वेश्चन, फाइनल आउटपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस किया, तो यहाँ पर ही आया ना एनआरवी, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो निकल के आया वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट का ही आया, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी हम लोगों ने सीखा और इस पे क्वेश्चन भी कर दिया। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, अच्छा मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसा अगर हमें बोलेगा तो वैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन अभी मिला नहीं हम लोगों ने, ये कर लिया, अभी ये करेंगे। और ये मेथड हम जैसे ऐसे ही बता देते हैं, देखो ये मेथड से क्वेश्चन नहीं आता है, ये है टेक्निकल एस्टिमेट का मतलब है, मान लो कुछ टेक्निकल एस्टिमेशन मतलब कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन वगैरह यूज करके जो है किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ज्यादा ही कैलकुलेशन वगैरह यूज करके अगर कोई रेशियो निकाला जा रहा है, तो ये सब टेक्निकल चीज जो हो जाता है ना वो सभी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मतलब कुछ स्पेशल टेक्निक, जैसे मान लो कोई इंजीनियर है तो उसके पास अपना स्पेशल टेक्निक होता है, वो नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आएगा। डॉक्टर का अपना टेक्निक होता है, वो हम लोग कितना भी पढ़ ले वो हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। मतलब सबका एक एक्सपर्टाइज होता है, तो वैसे ही अगर कुछ टेक्निकल एस्टिमेशन के हिसाब से जो है मेथड्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, हम प्रैक्टिकली बताते हैं, उसमें ये होता है कि बोला जाता है भाई इतना टेक्निकल चीज तो मुझे समझ में नहीं आता है, आप मुझे अपने टेक्निकल एस्टिमेट से जो रेशियो फाइंड आउट किया वो बता दो, हम उस रेशियो को यूज करके अपना जो कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे बोला जाता है टेक्निकल एस्टिमेशन के थ्रू से जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना। तो कैसे कैलकुलेशन होगा नहीं होगा वो इतना ज्यादा टेक्निकल होता है कि नॉर्मली हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ रेशियोज गिवन होते हैं उससे हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि रेशियो निकालना ही नहीं है तो ये वाला टॉपिक से हमारा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, और हम लोग का सारा मेथड्स कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अच्छा देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का मतलब क्या है, मार्जिन यानी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिन यानी मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही ना वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो ज्वाइंट कॉस्ट होगा उसे हमें कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट का वेरिएबल पोर्शन अलग कर लेंगे या फिर हमें दिया हुआ होगा वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये इस मेथड में ऐसे ही होता है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को कैसे हमें अप्लाई करना है, वेरिएबल कॉस्ट को अप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूशन
in ratio of physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी, अब इसका भी ना लॉजिक है, ऐसा ही मतलब फिजिकली यूज करना है, इसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है? देखो, अगर वेरिएबल कॉस्ट का बात देखो तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉस्ट जो आउटपुट के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमें रॉ मेटेरियल यूज करना है 5 पर किलो करके 1 यूनिट आउटपुट पाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग 10 यूनिट आउटपुट पाना चाहते हैं तो हमें 5 into 10 यानी 50 किलो रॉ मेटेरियल यूज करना पड़ेगा। अगर 100 किलो आउटपुट चाहेंगे तो 5 into 100 500 किलो हमें जो है ये रॉ मेटेरियल को यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, आउटपुट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट हमारा कम या ज्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि आउटपुट कम हो या ज्यादा वो कभी वेरी नहीं करेगा। जैसे देखो रेंट, ठीक है, एक घर का रेंट मान लो 10,000 है, अब उसमें एक पर्सन रहेगा तो भी 10,000 देगा, अगर उसमें 2 लोग रहेंगे तो भी 10,000 देंगे, अगर उसमें 4 लोग रहते हैं तो भी उसका रेंट 10,000 ही होने वाला है। और अगर हम लोग बिजनेस के पर्पज से बोले कि अगर कोई फैक्ट्री जो है वो रेंट पे चल रहा है, मतलब रेंट जो है फैक्ट्री बिल्डिंग का देना पड़ रहा है, अब फैक्ट्री बंद रखो, उसमें 1000 यूनिट बना लो, 10,000 यूनिट बना लो, ठीक है, उसका रेंट थोड़ी ना चेंज होगा, लेकिन हाँ जितना जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब कॉस्ट हम लोग का चेंज हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसीलिए होगा वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि क्वांटिटी डिपेंडेंट होता है, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है इसको अप्लाई करना है। और फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे अप्लाई करना है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब हो जाता है अगर हम लोग सेल से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या नया चीज हो गया? देखो एक्चुअली क्या है, अगर हम लोग सेल से टोटल कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब टोटल कॉस्ट का मतलब हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ये 2 तरीके का कॉस्ट। देखो कॉस्ट काफी तरीके का हो सकता है, अलग अलग बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड किया गया है, एलिमेंट वाइज होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है, और ये फिक्स्ड, इसके नेचर, ये बोलते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। तो अभी हम अगर नेचर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो सेल्स में मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट अगर आता है तो ये माइनस करके प्रॉफिट हो गया। अब सेल्स करने के बाद अगर हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं तो ये देखो वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो गया? प्रॉफिट। अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू हो गया प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है इसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसका मतलब है कि बिजनेस जो हो रहा है उसमें सेल हो रहा है, लेकिन सेल करके हम लोग सिर्फ क्या रिकवर कर पा रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट, अभी तक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रहे। एक्चुअली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है सबसे पहले सभी चाहते हैं कि मेरा कम से कम वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मान लो कोई सोच रहा है कि मैंने एक लोन ले लिया है, तो लोन, अभी लोन का क्या होता है? एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट देते जाना पड़ता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिजनेस स्टार्ट हुआ और हम लोग लोन वगैरह रीपे कर देंगे, ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट होता है कि वेरिएबल कॉस्ट देते, जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है तो कम से कम उससे जो भी अकाउंटेंट वगैरह है उनका सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और ये सब जो है ये हम लोग पे कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क होता है वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना, फिर धीरे धीरे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना। फिक्स्ड कॉस्ट जब रिकवर करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा तो बोलेंगे हम लोग, देखो एक्चुअली बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग नेगेटिव पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है, उसके बाद जीरो में आ जाने का मतलब है कि नेगेटिव से जीरो आ गए, उसके बाद पॉजिटिव स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे, तो हम लोग नेगेटिव में है, क्योंकि जो हम लोगों ने कॉस्ट लगाया है वो रिकवर नहीं कर पा रहे। उसके बाद धीरे धीरे जब रिकवर, जैसे देखो यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब मान लो सेल हुआ है 100 रुपए का, इसमें वेरिएबल कॉस्ट था यहाँ पर 20 रुपीज का, फिक्स्ड कॉस्ट था 80 रुपीज का, प्रॉफिट क्या हो गया? जीरो। मतलब सेल करके वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल रहे, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल रहे, बट कुछ बच नहीं रहा है, तो अभी हम लोग कहां पर आ गए? जीरो। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बोला जाता है। अब धीरे धीरे अगर हम लोग का सेल बढ़ जाता है और ये कॉस्ट है, जैसे मान लो सेल हम लोग का हो गया 150, ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट हो गया मान लो 25, क्योंकि सेल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा, तो ये 150 और ये 105 लेस करने से कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट
प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें मिल ही जाएगा। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि अगर हम लोग सेल करके सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, दैट इज द कंट्रीब्यूशन। इसको कॉस्ट के लैंग्वेज में बोला जाता है कि कंट्रीब्यूशन। अब रूल्स क्या है? रूल सिंपल है हम लोग का, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिजिकल क्वांटिटी में, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन 3। इसमें क्या बोला है देखते हैं, बोल रहा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है ए बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सेल्स हुआ है ए 100 किलो, बी 120 किलो, 60 पर केजी, 30 पर केजी। जॉइंट कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिन का मतलब ही है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट है 3900। तो हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे? तो देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं distribution of marginal cost, product quantity value ratio of physical क्वांटिटी पे करेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट का। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? ए और बी। क्वांटिटी कितना कितना है? 100 और 120 केजी। अच्छा, ये केजी लिखा हुआ है इसलिए मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, अब हम लोग को जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ जॉइंट कॉस्ट। कैसे एपोर्शन होगा? रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे वेरिएबल पोर्शन लेंगे। वेरिएबल पोर्शन कितना है? 4400। तो यहाँ पर लिखते हैं 4400 इंटू, यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। रेशियो कितना हो जाएगा? 100:120, 0 हटा दो। ये कितना हो जाएगा? 25:6, 5:6, ठीक है। तो 5/11 और 6/11, तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा हम लोग का 2400, ठीक है। तो टोटल हो गया 4400, उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वैल्यू ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ये वैल्यू नहीं लिख के एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऐसे लिखते हैं, एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करके हमें मिल गया। अब यहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट का हो गया। अब हमें क्या करना है? फिक्स्ड कॉस्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे distribution of fixed cost, distribution of fixed cost of rupees 3900 in contribution margin ratio is as follows, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे होगा? पहले निकालेंगे हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो यहाँ पर निकालते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैलकुलेशन ऑफ, तो ये ए प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये बी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अभी सिखाया मैंने। फिर से यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स कितना है? सेल्स है हम लोग का 60 और ये 30। लेकिन देखो मार्जिनल कॉस्ट हमें टोटल में दिया हुआ है, ठीक है, बात समझो। मार्जिनल कॉस्ट हमें कैसे दिया हुआ है? मार्जिनल कॉस्ट हमें टोटल में दिया हुआ है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट को यानी वेरिएबल कॉस्ट का दो पोर्शन निकाल लिया अलग अलग, ठीक है। हमें पता चल गया कि ए के लिए उसमें से कितना है, बी के लिए कितना है। तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को आराम से यहाँ पर लेस कर सकते हैं, जिसको एक्चुअली बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर कितना लेस होगा? 2000, और यहाँ पर कितना लेस होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2400। अब सेल्स वैल्यू क्या होगा? अब अगर तुम लोग 60-30 ले लोगे तो गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि ये टोटल मार्जिन कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है इतना यूनिट बनाने के लिए। तो फिर सेल्स वैल्यू भी तो टोटल लेना पड़ेगा। अगर सेल्स वैल्यू तुम लोग 60-30 ले लोगे तो गलत हो गया ना, ये तो पर किलो है, ये तो पर किलो है नहीं। तो दोनों का बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो 100 किलो इंटू 60 कर लेंगे। ये देखो 100 इंटू 60,
ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल मिल जाएगा और 120 इंटू 30, 120 इंटू 30 ऐसे करने पे यहाँ भी हमें टोटल मिल गया। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 6000 माइनस 2000, 3600 माइनस 2400, तो ये हो जाएगा 4000 और ये हो गया 1200। अच्छा, अब इसका रेशियो निकालो, 2 2 0 हटा दो, 40:12, तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 10:3, 10:3। अब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, रेशियो हो गया 10:3, 10:3। जॉइंट कॉस्ट टू बी apportioned। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट कितना है, 3900, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को एपोर्शन कर रहे हैं, तो 3900 इंटू 10/13 इंटू 13 सॉरी 3/10 सॉरी 3/13, क्या बोले जा रहे हैं, 3/13, तो ये हो गया 300 इंटू 10 मतलब 3000। अच्छा, ये हो जाएगा 300 इंटू 3 900, तो टोटल हो गया 3900, ठीक है, टोटल 3900 हो गया जॉइंट कॉस्ट टू बी अपोर्शन। तो ऐसे करना पड़ेगा, आसान है, यहाँ पर मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा। ये सब डिवाइड माइनस तुम लोग स्टेप जो है थोड़ा सा स्किप करके भी कर सकते हो गया। बस मार्जिनल कंट्रीब्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, हम लोग को हमेशा दो कॉस्ट बता देगा, ठीक है, यहाँ तो एकदम पॉइंट आउट करके बता दिया, अगर पॉइंट आउट करके नहीं भी बताएगा तो हमें खुद से फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम लोग मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट को फिजिकल क्वांटिटी में जो है डिवाइड कर लेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कंट्रीब्यूशन के रेशियो से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया और इसके आगे वाला हम लोगों ने कर दिया था। हाँ चलो, ये पूरा ही हम लोग का एक बार तो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, इसमें क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि स्माइल कंपनी प्रोड्यूस 2 मेन प्रोडक्ट एंड ए बाई प्रोडक्ट आउट ऑफ ए जॉइंट प्रोसेस। अच्छा, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है स्माइल कंपनी, ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, 2 मेन प्रोडक्ट बनाता है और एक बाई प्रोडक्ट बनाता है। जब जॉइंट प्रोसेस होता है तो दो तो इंटेंशनली किया जा रहा है और जो बाई प्रोडक्ट है वो अनइंटेंशनल है, ठीक है। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द जॉइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज, मतलब समथिंग इनपुट और उसके अकॉर्डिंग समथिंग आउटपुट, बोल रहा है इसका जो रेशियो है वो कंसिस्टेंट है ईयर टू ईयर। मतलब मान लो अगर 2 यूनिट इनपुट दे रहे हैं तो हमें अगर 1 यूनिट आउटपुट मिल रहा है तो रेशियो हो गया 2:1। बोल रहा है ये फिक्स्ड है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया 2 यूनिट और 1 यूनिट, कुछ और भी हो सकता है। बोल रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, ईयर टू ईयर कंसिस्टेंटली चल रहा है, ठीक है। फिर कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। बोल रहा है कि मेन प्रोडक्ट में जब जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है तो फिजिकल वॉल्यूम यानी फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो थोड़ा थोड़ा नाम इधर उधर दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, फिजिकल वॉल्यूम मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल वॉल्यूम मेथड से इनको अप्लाई करना है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड, बाई प्रोडक्ट का जो एनआरवी है, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल वैल्यू, ठीक है, नेट सेल वैल्यू मतलब अगर मार्केट में बाई प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है, तो उस वो जो आ रहा है वैल्यू जो आ रहा है, सेल करने से तो कुछ मिलेगा 200 300 400 500 जो भी मिलता है, जो भी रुपीस मिलेगा वो हमें जो मिल रहा है बोल रहा है उसे यूज करना है। किस लिए यूज करना है, reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product।
बोल रहा है कि मेन प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट तो हम लोग एलोकेट कर देंगे, ठीक है, वही तो है चैप्टर। लेकिन अगर कोई बाई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि यहाँ बाई प्रोडक्ट बन रहा है, बाई प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल हो रहा है तो हमें जो भी रिकवरी हो रहा है उससे पहले हम लोग उससे अपना जॉइंट कॉस्ट को कम करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है। उसके बाद जो जॉइंट कॉस्ट आएगा उसको हम लोग मेन प्रोडक्ट में अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग जब प्रोसेस कॉस्टिंग किए थे तो वहां पर हम लोग माइनस कर रहे थे ना स्क्रैप, तो ये भी वैसे ही हो गया ना। देखो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हमारा कोई रिक्वायरमेंट था नहीं, वो तो खुद ब खुद ही आ गया प्रोड्यूस होके। प्रोसेस ही कुछ ऐसा था कि वो हमारे साथ मतलब क्या बोले, मतलब इंसिडेंटल प्रोडक्ट की तरह आ गया, ठीक है, आना नहीं चाहिए था, हमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए था, तो एक्स्ट्रा आ गया, तो हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे सेल करते रहे। सेल करने के बाद जो रिकवरी हो रहा है उससे हम लोग अपने टोटल कॉस्ट को कम कर देंगे। डिटेल्स ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। अच्छा, तो नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। ड्यूरिंग द मंथ कंपनी इनकर्ड, इसी मंथ को कंपनी ने जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड किया है 10 लाख। द मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड दस हैव टू बी फर्दर प्रोसेस। बोल रहा है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट यानी जो दो मेन प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ये देखो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और एक बाई प्रोडक्ट, बोल रहा है ये ना मार्केट में डायरेक्टली नहीं बिकेगा, इसको फर्दर प्रोसेस करने पे ही बिकेगा, जो कि 50 और 30 रुपीज पे सेल होगा और बाई प्रोडक्ट 5 रुपीज पे सेल होता है। प्रोसेस कॉस्ट इसका 2 लाख है और इसमें लग रहा है हम लोग का 3 लाख, यानी टोटल हम लोग का हो रहा है प्रोसेस कॉस्ट ये दोनों का 5 लाख। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब जॉइंट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू द प्रोडक्ट बी by using the physical volume method to allocate joint production cost। बोल रहा है कि ये बताओ कि स्माइल कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बी पे जॉइंट कॉस्ट कितना एलोकेट करेगी फिजिकल वॉल्यूम मेथड का यूज करके। तो देखो एक प्रोडक्ट पे तो निकाल नहीं सकते, रेशियो बनाएंगे तो दोनों पे ही निकाल लेंगे, बट आंसर हमारा बी के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार ड्रॉ करते हैं, क्या बोला है देखो, ड्रॉ करने से अच्छा समझ में आता है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस करके 3 प्रोडक्ट निकल रहा है, एक ए, एक बी और एक है बाई प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है ए, इसको मार्केट में स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल नहीं होगा, फर्दर प्रोसेस करके सेल हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस जिसपे 2 लाख और 3 लाख लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख और ये हो गया 3 लाख फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये सेल होगा एट द रेट ऑफ 50-30, सेल वैल्यू एट द रेट ऑफ 50, सेल वैल्यू एट द रेट ऑफ 30, और बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू है एट द रेट ऑफ 5। देखो मैंने बोला था ना बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू, देखो तीनों ही एक साथ प्रोड्यूस हुआ है, हाँ ठीक है, बाई प्रोडक्ट हमें चाहिए नहीं था, वो अपने आप आ गया, ओके, बट ये तो 5 है, ये 30-50, देखो इसका इकोनॉमिकल वैल्यू फिर भी ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये 50-30 है तो काफी ज्यादा कम, नहीं, इसके कंपैरिजन में ये दोनों ठीक है अपने हिसाब से, बट ये देखो 5 रुपीज, ठीक है, मतलब ये काफी इसका इकोनॉमिकल वैल्यू डाउन है मार्केट में, इसीलिए तो स्क्रैप की तरह बिक रहा है। तो ये हम लोग का बाई प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है, मतलब जो ज्वाइंट कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट है वो हम लोग का लगा है 10 लाख, हाँ 10 लाख, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ज्वाइंट कॉस्ट को ए बी में अपोर्शन करना है, लेकिन कौन से मेथड से, फिजिकल यूनिट मेथड से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल यूनिट मेथड फॉलो करना है, लेकिन कौन सा जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करें, क्या 10 लाख को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं नहीं, 10 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि बाई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होके जितना रिकवरी देगा उससे इस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, फिर जो जॉइंट कॉस्ट बचेगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका क्वांटिटी भी देख लेते, 60,000 और 1,20,000, ये है 60,000 ऐसे लिख दिया मैंने, और 1,20,000 और बाई प्रोडक्ट है 50,000। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जॉइंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। अब ये क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट incurred
रुपीज 10 लाख माइनस कर देंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। अच्छा, तो बाई प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू 5 इंटू 50,000, 2,50,000। तो 7,50,000, यानी हमें ज्वाइंट कॉस्ट ये अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। तो ये लिख लेते हैं नेट ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। यहां पर लिखते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी ए बी, क्वांटिटी है 60,000, 1,20,000, 60,000, 1,20,000 kg में है। रेशियो 60,000, 1,20,000, 6:12, 1:2। अच्छा, यहां पर लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। कितना हो जाएगा? 7,50,000। गलती से भी हमें ना ये नहीं लेना, 7,50,000 इंटू 6/18 और 7,50,000 इंटू 12/, 1:2 तो मैंने निकाला हुआ है, तो 1/3 लिख लेते हैं और 2/3। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3, 2,50,000, 2,50,000 आ रहा है, और 2,50,000 इंटू 2, 5 लाख। हो गया, बस इतना ही बोला था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सनमून लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सनमून लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है, वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बेचती है, ABCDE, ये इतना इतना यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस किया है। सेलिंग एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेलिंग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, फर्दर प्रोसेस करके अगर बेचते हैं तो इतना मिलेगा, जिसमें से डी का कोई फर्दर प्रोसेसिंग है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट 35,90,000, मतलब इनपुट। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5,47,000, अगेन इनपुट। और उसके बाद बोल रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है, ये एब्सॉर्ब करवाना है, मतलब एलोकेट करवाना है हर एक प्रोडक्ट में। ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसे हमें एब्सॉर्ब करवाना है एनआरवी मेथड से। ठीक है, एनआरवी मेथड में क्या करना है, फाइनल सेल्स वैल्यू लेना है, उससे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग एनआरवी बोलेंगे, उसमें टोटल जो हम लोग का जॉइंट कॉस्ट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ABCE का, क्योंकि डी का तो हो नहीं रहा है फर्दर प्रोसेस, ये कुछ इतना 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 बोल रखा है। फिक्स्ड कॉस्ट है 4,73,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द कमिंग ईयर। तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करके देना है, तो देखो पहले क्या बोला है, statement showing income for forecast of the company assuming that none of its product are to be further processed। हमें इनकम फोरकास्ट बना के देना है। इनकम फोरकास्ट का मतलब इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या बनेगा, अगर रफली बोले तो सेल्स वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके जो प्रॉफिट आएगा वही तो इनकम स्टेटमेंट है। अरे इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या, पीएल। ठीक है, पीएल से हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर
ट्रेडिंग पीएल बेसिकली। अब देखो पीएल रिलेटेड तो हमारे पास कुछ डेटा है नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि इतना सेल किया है और इस पे इतना कॉस्ट लगा हुआ है, तो सेल से कॉस्ट को लेस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके देना है। अगर एज्यूमिंग दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट आर फर्दर प्रोसेस्ड, मतलब सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट बताना है कि अगर यही सेल हो जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। पहला क्वेश्चन ये बोला है, तो पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले ना इसको ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट में हम लोग के पास आ रहा है ए बी सी डी और ई प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या इनपुट दिया गया है। रॉ मेटेरियल 35,90,000, रॉ मेटेरियल रुपीज 35,90,000 का। अच्छा, उसके बाद अदर कॉस्ट 5,47,000 का, अदर कॉस्ट 5,47,000। अच्छा, तो टोटल करने से क्या मिल जाएगा, जॉइंट कॉस्ट देख लेते हैं, जॉइंट कॉस्ट है कितना, 35,90,000 प्लस 5,47,000, 41,37,000। ये हम लोग का हो गया जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, स्प्लिट हो गया प्रोडक्ट, क्या क्या मिला, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई। अच्छा, कितने कितने क्वांटिटी में मिला, तो क्वांटिटी दिया है 2,30,, 25, 20, 2,00,000 यहाँ पर लिखते हैं कितना मिला है, 2,00,000 यूनिट। अच्छा, ये मिल रहा है 30,000 यूनिट, 25, 20, 25,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, और ई मिला है 75,000 यूनिट। और अगर हम लोग इसी को यहीं पर ही सेल कर देते हैं तो कितना करके सेल हो जाएगा, एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट। सभी का अपना सेल्स वैल्यू है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, 17, 13, 8, 10, 14, 17, 13, 8, 10 और 14, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ बोला है कि ये फर्दर प्रोसेस भी हो सकता है। पूरा ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। फर्दर प्रोसेस, अच्छा क्या फर्दर प्रोसेस एक नहीं होने वाला है, डी, बाकी सभी फर्दर प्रोसेस होगा। अच्छा, अगर फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो उसका कॉस्ट भी बोला है, 12,50,, 1,50,000 लिख लेते हैं, 12,50,000 फर्दर कॉस्ट, 12,50,000, 1,50,000। अच्छा, इसके बाद है 50, 1,50,000, 50,000, 1,50,000, ठीक है। ये फर्दर प्रोसेस हो गया। अगर फर्दर प्रोसेस हो जाता है उसके बाद सेल्स वैल्यू है 25, 17, 12। इसके बाद है हम लोग का सेल्स वैल्यू एट द रेट ऑफ 25, एट द रेट ऑफ 17, एट द रेट ऑफ 12, और ये वाला है एट द रेट ऑफ 20, ठीक है। ये फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, ये फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये यहीं पर सेल होगा अगर होगा। बस क्वेश्चन हमें इतना ही बोला है, जो भी डेटा था सारा लिख लिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 4,73,000, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट 4,73,000 ये बोल रखा है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि बोला है स्टेटमेंट बनाओ शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर टू बी फर्दर प्रोसेस। हमें इनकम स्टेटमेंट बना के देना है अगर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो हमें करना क्या है, पहले वो हेडिंग लिख लेना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग इनकम forecast of the
company assuming that none of its products are further processed. ऐसा मैं बोला है तभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो पहला बात है इनकम स्टेटमेंट बनेगा। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सेल्स उससे माइनस होना चाहिए हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट यानी जॉइंट कॉस्ट, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसमें से लेस होना चाहिए जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, फिर जॉइंट कॉस्ट लेस हो जाने के बाद क्या लेस होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट, तभी तो जाके प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ पर लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग का लेस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो हम लोग सेल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, ए से लेके ई तक। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई, और एक टोटल कॉलम करेंगे। टोटल कॉलम का रीजन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बताते हैं। अभी लिख लेते हैं पहले सेल्स वैल्यू, तो समझ में आएगा। सेल्स वैल्यू कितना होगा, ये देखो 2 लाख इंटू 17, 30,000 इंटू 13, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 लाख इंटू 17। ठीक है, ये हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर लिखते यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर किस में आएगा, रुपीज में आएगा। तो 2 लाख इंटू 17 मतलब ये कितना हो जाएगा, 34 लाख। 2 लाख इंटू 17, इसका आंसर हो जाएगा 34 लाख। अच्छा, इसके बाद बी का देखते हैं, बी का क्या बोला है, 30,000 इंटू 13, 30,000 इंटू 13। अच्छा, सी का बोला है 25,000 इंटू 8, 25,000 इंटू 8। अच्छा, डी का बोला है 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10। ई है 75,000 इंटू 14। बस इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद ये 13 इंटू 3 हो जाएगा 39, 39, और उसके बाद 4 टाइम्स 0 यानी 3,90,000, 3,90,000। और ये हो गया 25 इंटू 8, ये हो जाएगा हम लोग का 200, तो 200 और उसके बाद 3 जीरो मतलब 2 लाख, ये भी 2 लाख। और ये हो जाएगा 1475, ये देखते हैं कितना होगा, 105, 10 लाख 50,000 हो जाएगा, 3 जीरो बच रहा है। अब ये सब ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग 105 मतलब 3 जीरो हटाते हैं, मतलब ऐड होगा ये आगे वाला 200, ये भी आगे वाला 200, और ये 3 जीरो हटने पे 390। अच्छा, और ये हो जाएगा हम लोग का 3400, मतलब टोटल हो जाएगा 5240 और 3 जीरो मतलब 52,40,000, 52,40,000, ये हो गया टोटल सेल्स वैल्यू। अच्छा, इसके बाद हमें क्या लेस करना पड़ेगा, जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट तो हमें पता नहीं कितना कितना पोर्शन है, वो हमें वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर हम लोग जॉइंट कॉस्ट को दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, हम थोड़ा सा पेज रख रहे हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर बी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी करने के बाद जो है हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, तो इतना सा जगह रखने से ही होगा, इतना। ठीक है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन, कैसे जॉइंट कॉस्ट अप्लाई करने बोला है, देखो बोल दिया है एनआरबी बेसिस। ये देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये देखो यहाँ बोल रखा था ना एनआरबी में हमें करना है। ठीक है, ऑन नेट रियलाइजेबल बेसिस। अच्छा, तो कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी
और ई, ठीक है। एनआरवी निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कितना है, ये 12,50,000 सॉरी ये 2 लाख इंटू 25, 30,000 इंटू 17। अब देखो ये 2 लाख ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी फर्दर प्रोसेस होने के बाद 2 लाख ही रहेगा? देखो अब अगर हमें कुछ नहीं दिया है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा वाला जो क्वेश्चन था, वहां पर बोला था कि कॉस्टिक सोडा कुछ 200 यूनिट ऐसा कुछ बोल रहा था, जबकि पीवीसी 500 बोल रहा था। अब अगर हमें ये बताया ही नहीं है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तब हम लोग यूनिट यही वाला लेंगे। फर्दर प्रोसेस करने के बाद यूनिट चेंज हो सकता है, बट अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसी यूनिट को हम लोग फाइनल सेल्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। कितना कितना होगा? 2 लाख इंटू 25, 2 लाख इंटू 25 रुपीज में आएगा ये। फिर 30,000 इंटू 17, 30,000 इंटू 17 और 25 इंटू 12, 20,000। ये तो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो इसका जो है वही लेना पड़ेगा, यही इसका फाइनल स्टेट है। तो 20,000 इंटू 10 और 75,000 इंटू 20, 75,000 इंटू 20। तो ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया है? यूनिट इंटू सेल्स वैल्यू। अच्छा अब ये कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। अच्छा 2 इंटू 25 ये हो गया 50 और यहाँ पर 50 तो 50 लाख। अच्छा ये हो गया 17 इंटू 3 51, 5 लाख 10,000। अच्छा ये हो जाएगा 25 इंटू 12, 300 और ये 3 जीरो मतलब 3 लाख, 2 लाख। 75 इंटू 2, 1,50,000। नहीं 1,50,000 नहीं, ज्यादा हो रहा है शायद। 150 और उसके बाद 40, 150 उसके बाद 40 मतलब और एक जीरो होगा। अब इसमें से क्या करेंगे? एनआरबी मेथड में क्या करना होता है? सेल्स वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट का, उसके बाद लेस करना पड़ता है अगर कोई प्रॉफिट है या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो क्वेश्चन में नॉर्मली वो सब नहीं होता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें क्या लाना है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू निकालना है, लेकिन उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो हटाना है, उसके बाद का एनआरबी लेना है, ठीक है। तो हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को यहाँ पर लेस करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देखते हैं कितना कितना था। 12,50,000, 1,50,000। अच्छा 12,50,000, 1,50,000, 50, 1,50,000, 50 इसका तो है नहीं कुछ, 1,50,000। इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? एनआर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। 50 लाख माइनस 12,50,000 तो ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 12.5 यानी कि 37.5, 37,50,000, 37,50,000। 51 माइनस 15, 3,60,000। ये हो जाएगा 2,50,000, ये 2 लाख ही रहेगा और 15 लाख माइनस 1,50,000, 13,50,000। ये हो गया एनआरबी। अब इस रेशियो में हमें क्या करना है? जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट
टू बी एपोर्शन इन, ऐसे लिखते हैं, देखो जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है। जॉइंट कॉस्ट कितना है 41,37,000, तो 35,90,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। 35,90,000 प्लस 5,47,000, 47,000, तो टोटल हो जाता है 41,37,000। ठीक है। अच्छा, अब इसका भी टोटल कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका एक टोटल कर लेंगे। ये टोटल करना जरूरी नहीं है, बस ये टोटल करेंगे। एनआरबी का टोटल करेंगे, तो एनआरबी का टोटल 37,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2 लाख और 2 लाख 4,50,000 प्लस 13,50,000 59,10,000 59,10,000। ठीक है, 59,10,000। अब देखो ये मैंने टोटल क्यों किया, इसका रीजन है, बताते हैं। जब हम लोग रेशियो करेंगे तो हमें करना क्या है, हमें इस एनआरबी का रेशियो निकालना है। अब इसका तुम लोग अगर रेशियो निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, इतना सारा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट रफली तो लिखना ही पड़ेगा। फिर रफली निकालने के बाद 0 0 0 कैंसिल आउट करोगे, जैसे यहाँ से 4 0 4 0, यहाँ पर से फिर 4 0, फिर यहाँ से 4 0, फिर यहाँ से 4 0, फिर वो सबको ऐड करोगे। उससे बेटर है कि इतना दिमाग लगाने से अच्छा है इसका हम लोग एक शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहाँ पर वैल्यू ले लिया 59,10,000। मतलब अगर रेशियो को ये अगर हम लोग मान लेते हैं यही रेशियो है, मतलब इसको अगर हम लोग शॉर्टर फॉर्म में नहीं लाते हैं तो ये टोटल हो गया। तो रेशियो कैसे निकलेगा, जॉइंट कॉस्ट कितना है, जॉइंट कॉस्ट है हम लोग का 41,37,000 इंटू कितना हो जाएगा 37,50,000 डिवाइडेड बाय 59,10,000। बात समझो, अगर ये रेशियो है तो जैसे 2:1 होता है, और अगर 100 डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2/3 लिखता है ना, तो वैसे ही हो गया। अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ए प्रोडक्ट का, तो दिस वन डिवाइडेड बाय ये सब का टोटल जो कि 59,10,000। नेक्स्ट करोगे 3,60,000 हो जाएगा यहाँ पर इसके जगह पे। ठीक है, और ये जैसा है वैसा रहेगा। फिर नेक्स्ट के लिए यहाँ पर 2,50,000 बाकी एज इट इज रहेगा डेटा, फिर यहाँ पर 2 लाख, फिर यहाँ पर बस ये वैल्यू चेंज होगा, बाकी ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका वैल्यू को निकाल लेते हैं कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, इस तरीके से। तो ये शॉर्टकट है, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो हम पहले जो फिक्स डेटा मेरा हर एक जगह पे अवेलेबल होगा उसका हम रेशियो, मतलब उसका एक वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 41,37,000 डिवाइडेड बाई फिक्स्ड मेरा रहेगा 59,10,000, ये मेरा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, 59,10,000। अब देखते हैं इससे आंसर कितना आता है। 41,37,000 डिवाइडेड बाई 59,10,000, 0.7 आ रहा है। ठीक है, ये 0.7 आ गया, मतलब मेरा जो प्रोपोर्शन अमाउंट आ रहा है टोटल, और यहाँ पर ये देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो, ये मेरा 0.7 आ रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.07 आना चाहिए, शायद मैंने गलत लिखा है। 59,10,000 ये ज्यादा लिख लिया, 59,10,000 ये ठीक तो लिखा है। 4137,000 डिवाइडेड बाय 59,10, उसके बाद 3 0। हाँ 0.7 ही आएगा। ठीक है, 0.7 इंटू ये 37,50,000, 26,25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रुपीज में आएगा 26,25,000। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। और अगर रेशियो करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन ये जल्दी होगा, इस प्रोसेस से जल्दी होगा। सिर्फ 0.7 से मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि हमें हर बार रेशियो में करना क्या होता है, ज्वाइंट कॉस्ट हमें करना क्या पड़ता है, ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो इनटू ये। तो ये अगर हम लोगों ने फिक्स्ड कर लिया वैल्यू और उससे जो है मल्टीप्लाई करते जाए तो आराम से आंसर आ जाएगा। फिर 0.7 इंटू 3,60,000, तो ये हो गया 2,52,000, 2,50,000 इंटू 0.7, तो ये हो गया 1,75,000। अच्छा, 2 लाख इंटू 0.7 मतलब 1,40,000 हो जाएगा, और 13 लाख
13,50,000 इंटू 0.7, 9,45,000। ठीक है, ये हम लोग का आ गया जॉइंट कॉस्ट जो एपोर्शन करना चाहिए। अब इस जॉइंट कॉस्ट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट जो हमें मिल गया। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला जॉइंट कॉस्ट आ रहा है 26,25,000, 26,25,000। उसके बाद 2,50,000 to 1,75,000, 2,50,000 to 1,75,000, 140, 9,45,000। और इसका टोटल कितना होगा? जो जॉइंट कॉस्ट का टोटल है 41,37,000, क्योंकि उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हमें ये सबको कर लेना है माइनस। अच्छा, माइनस कर लेते हैं। 9,45,000 माइनस ये वाला लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहले कर लेते हैं। 1,05,000, 2 लाख से 1,40,000, 60,000, 2 लाख से 1,75,000, 25,000, 3,90,000 से 252, 1,38,000, 34 लाख से 26,25,000, 7,75,000, 7,75,000। और इसका टोटल का भी माइनस कर लेते हैं। 52,40,000 माइनस 41,37,000, तो ये आ रहा है 11,03,000। अब क्या करना है? फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करना है। फिक्स्ड कॉस्ट देखो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब पूरे प्रोडक्ट के लिए 4,73,000, ये पूरे प्रोडक्ट पे फिक्स्ड कॉस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि ABCD सब पे इंडिविजुअली फिक्स्ड कॉस्ट को अप्लाई करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली, इसीलिए मैंने बोला था ये प्रिपेयर करना जरूरी है। 4,73,000, 4,73,000, तो ये हो गया 6,30,000। ठीक है, 6,30,000 ये हम लोग का क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट। ये हम लोग का आ गया प्रॉफिट 6,30,000। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला था कि स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। अगर कोई भी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो कितना हम लोग का इनकम स्टेटमेंट क्या दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट ABC आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट दिखाना है अगर हम लोग का प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ मैंने जगह रखा हुआ है पॉइंट नंबर बी के लिए। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ कंपनी इफ ABCE आर फर्दर प्रोसेस्ड। अगर फर्दर प्रोसेस हो तो कैसे होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नहीं भी लिखोगे चलेगा। ABCD और E, और यहाँ पर एक टोटल होगा, टोटल कॉलम। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेल्स वैल्यू।
ठीक है। सेल्स वैल्यू कौन सा लेना है, अगर फर्दर प्रोसेस होगा तो हमें सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा ये वाला, और ऑलरेडी वर्किंग नोट 1 में हम लोग ये निकाल चुके हैं कि सेल्स वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग वहां से इसे ले सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 से हम लोग सेल्स वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। कितना कितना है, 50 लाख, 5 लाख, 10, 3 लाख। 50 लाख, 5 लाख, 10, 3 लाख, 2 लाख, और यहाँ पर 2 लाख, और ये लास्ट वाला है 15 लाख। अच्छा, टोटल देखते हैं, 50 लाख और 15 लाख, 65 लाख, 65 और 3 और 2 5, 65 और 5 मतलब 70 लाख, 75 लाख 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 75 लाख 10,000, ये हो गया हम लोग का सेल्स वैल्यू। अच्छा, अब लेस क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट। अच्छा, इसके पहले देखो सीक्वेंस में भी चल सकते हैं। हम लोग को बोला है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर यहाँ सेल करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सेल वैल्यू मतलब टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर यहाँ सेल हो रहा है तो टोटल कॉस्ट में ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों इंक्लूड है, प्लस प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आ रहा है। अब ज्वाइंट कॉस्ट आगे लिखो या बाद में लिखो, एक ही बात है, हम लिख दिए तो और इसे हटा नहीं रहे हैं। नहीं तो सीक्वेंस में चलेंगे तो पहले फर्दर कॉस्ट लेस कर दो, फिर उसके बाद ज्वाइंट कॉस्ट, एक ही बात है, उससे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। अब ये वाला हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर 1 से ले लेंगे। ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग का आ रहा है 26,25,000, 2,52,000, 26,25,000, 2,52,000, 2,52,000, 1,75,000, 1,40,000, 1,75,000, 1,40,000, 1,75,000, 1,40,000, कहाँ चला गया, हाँ, और 9,45,000, 45,000, और टोटल करने पे आता है 41,37,000, 41,37,000, और फर्दर कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 12,50,000, 1,50,000, 50,000, 12,50,000, 1,50,000, 50,000। डी तो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो इसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, और 1,50,000। अच्छा, ये टोटल करने से आएगा कितना, 12,50,000, 1,50,000 और 50, 2,00,000, 2,00,000 और 12,00,000, 14,50,000, 14 और 1, 15, और ये 50, 50, 16,00,000 हो जाएगा, 16,00,000। और लेस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा 4,73,000, क्योंकि हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस होगा। सारे कॉस्ट लेस करके हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट। अगर तुम लोग चाहो तो फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया था वैसे भी कर सकते हो। ये देखो, ये भी एक तरीके का प्रेजेंटेशन है, फिक्स्ड कॉस्ट को नीचे भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ जगह नहीं था तो मैंने इसके ऊपर ही लिख दिया ताकि कैलकुलेशन करके हमें आंसर जल्दी से मिले। 50,00,000, और यहाँ पर हो गया 25,000 माइनस 12,50,000, 11,00,000, यहाँ पर हो जाएगा 25,000। इसका प्रॉफिट ऐसे जरूरत भी नहीं है हमें, यहाँ पर निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर निकालना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं अलग से लिखने से ही अच्छा होगा, ये यहाँ नहीं लिख के, ठीक है। नहीं तो इसका थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट के अलावा अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो निकल के आ रहा है, बट प्रॉफिट तो हमें ओवरऑल ही पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 11,25,000, फिर 5,10,000 से 2,52,000 और 1,50,000,
1,08,000। 3 लाख से ये हो गया 3 लाख माइनस 1,75,000 माइनस 50,000 75,000 और ये 60,000। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 15 लाख माइनस 9,45,000 माइनस 1,50,000 4,05,000 और ये वाला 75 लाख 75,10 माइनस 41,37 41,37,000 16 लाख 17,73,000। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अगर देखो तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया, इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट। और प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना है तो लेस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट को। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि ओवरऑल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 4,73,000 माइनस 4,73,000 13 लाख। तो ये हम लोग का आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आ गया। ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट हम लोग का बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बोला है कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्ट प्लान whereby the company can maximize its profit। बोल रहा है क्या हम लोग के पास कुछ और प्लान है जिससे कंपनी इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। मतलब दो तो देख ही लिया, अगर यहाँ सेल कर देती है, ये देखो हम लोगों ने क्या क्या चेक किया, जो भी क्वेश्चन बोला था कि अगर यहाँ सेल कर देगी तो कितना प्रॉफिट कमाएगी, अगर यहाँ सेल करेगी तो कितना प्रॉफिट कमाएगी। क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है जिससे हम लोग इसका कोई दूसरा प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं? इफ यस, अगर है, देन सबमिट ए स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट अराइजिंग आउट ऑफ एडॉप्शन ऑफ दैट प्लान। बोल रहा है कि अगर ऐसा है कि हमारे पास अगर कोई दूसरा आइडिया है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उस आइडिया को स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना के इनकम फोरकास्ट दिखा के हमें प्लान का एडॉप्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आइडिया हो सकता है, देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग फिगर को कंपेयर करें ना, दोनों फिगर्स को, जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है 7,75,000 कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर आ रहा है 11,25,000। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग का प्रॉफिट जो है फर्दर प्रोसेस करने पे ही ए का है। ठीक है, तो ए को हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, मतलब हमें डिसीजन लेना है बेसिकली कि यहाँ सेल करना बेटर है कि यहाँ सेल करना बेटर है। ठीक है, वही बोल रहा है। दूसरा प्लान क्या हो सकता है, प्लान तो दो ही है, या तो फर्दर प्रोसेस करके बेचो या तो उसके पहले बेच दो। तो ए का देखेंगे तो फर्दर प्रोसेस नहीं करने पे 7,75,000, इस पे 11,25,000। अच्छा, बी का देखो 1 लाख, तो ए को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, बी का 1,08,000, यहाँ पर 1,38,000, मतलब बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए क्योंकि बी का कंट्रीब्यूशन फर्दर प्रोसेस नहीं करने पे ज्यादा आ रहा है और कर लेने पे कम आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सी का अगर चेक करें, सी का देखो 25,000 फर्दर प्रोसेस नहीं करने पे, करने से 75, तो सी को फर्दर प्रोसेस कर लेना चाहिए। ये देखो, ये फर्दर प्रोसेस होना चाहिए, ये फर्दर प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चलो डी तो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो डी का तो दोनों केस में ही 60,000 आने वाला है, तो डी का तो प्लान एक ही है, उसको जैसे प्रोड्यूस हो रहा है वैसे ही सेल करना पड़ेगा। ई के केस में देखो 4,05,000 का कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर 1,05,000 का, मतलब हमें ई को भी फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लान में अगर कोई चेंजेस लाना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बी को फर्दर, मतलब प्रोडक्शन प्लान ऐसा होगा कि ए को फर्दर प्रोसेस करो, सी को फर्दर प्रोसेस करो और ई को फर्दर प्रोसेस करो, बट डी को फर्दर, बी और डी को फर्दर प्रोसेस नहीं करो, जिसमें डी तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है और बी को फर्दर प्रोसेस करने पे प्रॉफिट कम हो जा रहा है, तो हम लोग बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हम लोग का जो आंसर आएगा, आंसर किस चीज का देना है कि हमें बताना है कि हमारे पास दूसरा कोई प्लान है कि नहीं, तो उसे हम कमेंट बोल के लिख देते हैं प्लान क्या है। तो ये वर्किंग नोट के आगे ही होना चाहिए, मिडिल में वर्किंग नोट में
मेरा बन गया है। तुम लोग अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा पेज रख के एग्जाम में करोगे, ठीक है। अब ये कमेंट जो कि सोल्यूशन का पार्ट है, कमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द फिगर्स ऑफ excess revenue over cost of manufacturing in the above statement, one observe that the concern is earning more after further process of A, C and D, but is losing a sum of rupees 30,000, बताते हैं कैसे, if product B is further processed. Hence, the best product plan will be to sell A, C and E after further process, and B and D at split of point. ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से इंग्लिश लिख सकते हो। क्या लिखा हुआ है, सिंपल, जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फिगर को, तो एक्सेस रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द अबव स्टेटमेंट वन ऑब्जर्व दैट, क्या हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि हम लोग का कॉस्ट कितना लग रहा है और सेल्स कितना है, मतलब हम लोग रेवेन्यू कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, वही तो कंपेयर कर रहे थे ना। देखो हम लोग कंपेयर कर रहे थे, यहाँ 7,75,000 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 11,25,000, ऐसे ही तो कंपेयर कर रहे थे ना। तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन द अबव स्टेटमेंट वन ऑब्जर्व दैट द कंसर्न इज अर्निंग मोर आफ्टर फर्दर प्रोसेस ए सी ई, ये तीनों केस में ज्यादा अर्न हो रहा है, बट सम ऑफ 30,000 लूज कर जाएगा अगर बी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करेगा। क्यों, देखो यहाँ 1,38,000 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1,08,000, तो 1,08,000 और 1,38,000 का डिफरेंस कितना हो गया 30,000। तो 30,000 कम अर्न करेगा अगर वो जो है फर्दर प्रोसेस कर लेता है बी को, तो फर्दर प्रोसेस बी का नहीं करना ही बेटर सिचुएशन दिख रहा है। तो इसके बाद प्लान दिया गया है, प्लान क्या है, हेंस द बेस्ट प्रोडक्ट प्लान विल बी सेल एसीई आफ्टर फर्दर प्रोसेस और बीडी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, बीडी को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही हमें सेल कर देना है। अब अगर तुम लोग सोचोगे कि डी तो वैसे ही फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, फिर ये लिखने का जरूरत क्या है, क्योंकि देखो जब कोई प्रोडक्ट प्लान तुम लोग दोगे कंपनी के सामने, तो ऐसा थोड़ी बोलोगे बी जैसा था वैसा ही है, सॉरी डी जैसा था वैसा ही है, वैसे तो नहीं बोल सकते ना, हमें पूरा प्रॉपर प्लान करके दिखाना पड़ेगा कि हम लोग फिर से जब रिवाइज कर रहे हैं तो वहां पर हमें यही दिख रहा है कि बी और डी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए जबकि ए सी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना पड़ेगा,
ये तो लिख लिया हम लोगों ने। अब इसका हमें प्लान जो हम लोगों ने किया उसका टेबल भी हमें दे देना चाहिए, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग जो टेबल बनेगा उससे ये भी दिख जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से बनाएंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट, और देखो क्वेश्चन में बोला भी था, ये देखो सबमिट ए स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सजेशन या सजेस्टेड प्रोडक्शन प्लान। सेल्स लेस joint cost less further processing cost, A, B, C, D, E और टोटल। ठीक है, अच्छा तो ए में क्या होगा, ए में हमें फर्दर प्रोसेस करना है, तो फर्दर प्रोसेस करने से सेल वैल्यू कितना होगा, 2 लाख इंटू 25। तुम लोग 2 लाख इंटू 25 फिर से लिख के कर सकते हो, हम जस्ट यहाँ से देख के ही कर ले रहे हैं। ये हम लोग का हो जाएगा 50 लाख, और ये बी को हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेस नहीं करने से 3 लाख 90, तो 50 लाख और 3 लाख 90 तुम लोग को लेकिन ना यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, मतलब ऐसे लिख लेना है 2 लाख इंटू 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 लाख, और कुछ नहीं, बस ये लिख लेना है। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा कि किसमें कौन सा प्राइस लगा रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये देखो, उसके बाद कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 13, तो ये हो गया 30,000 इंटू 13 यानी 3,90,000। और सी का हो जाएगा 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12 यानी ये हो जाएगा हम लोग का 3 लाख, 3,08,000। नहीं, सी का हो जाएगा 25,000 इंटू 12, 3 लाख। डी का तो होता ही नहीं है फर्दर प्रोसेस, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। ये देखो डी का जैसा था वैसा ही 2 लाख। और ई का हो जाएगा 75,000 इंटू 20, 75,000 इंटू 20 यानी 15 लाख। अब हमें टोटल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख और 3 6,90,000, 6, 7, 8, 8,90,000, 58,90,000। ठीक है, ये मिक्सड अप करके, तो इसके बाद 15 लाख, 73,90,000। इसके बाद ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट कितना कितना लग रहा है, ज्वाइंट कॉस्ट लग रहा है हम लोग का, यहाँ से देख के लिख लेते हैं 26 लाख 25, 2 लाख 52, 26 लाख 25, 2 लाख 52, 175, 140, 9 लाख 45, 175, 1 लाख 40 और 9 लाख 45, और टोटल करने पे 9,45,000, 41 लाख 37,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 12 लाख 50, 12 लाख 50, इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करने का डिसीजन लिया है तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। सी का 50,000 और लास्ट वाला 1 लाख 50,000, 50,000 और ये वाला 1 लाख 50,000। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का टोटल कितना हो जाएगा 12 लाख 50 और 50 मतलब 13 लाख 14 लाख 50,000। ये सब लेस करने से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उससे फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा, ये माइनस करने से कितना आएगा 50, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखो 50, 26, 12 लाख 50, तो इससे आ जाएगा 11 लाख 25,000, 11 लाख 25,000, ये पहले वाला ही आंसर आएगा। इसका चेंज हो जाएगा, इसका डिसीजन चेंज हुआ है, 3 लाख 90 माइनस 2 लाख 52, 36 लाख
ये क्या आ गया 3,90,000 माइनस 2,52,000 1,38,000। अच्छा सी का फर्दर प्रोसेस कर लेना है तो सी का हो जाएगा 75,000, डी का 60,000। 75,000, डी का 60,000 और ई का भी फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो ई का 4,05,000। 4,05,000। अब टोटल करेंगे 11,25,000 प्लस 1,38,000 प्लस 75,000 प्लस 60 प्लस 4,05,000 24 लाख। गलत आ गई। वो कंट्रीब्यूशन क्यों टोटल करें, मुझे तो ऐसे लेस करना चाहिए, सॉरी ये गलत कर रहे थे ना, ऐसे थोड़ी ना टोटल होगा, मुझे तो ये चाहिए सेल्स उससे लेस हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट और उससे लेस करना है हम लोग को फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो उसी का इम्पैक्ट आएगा 18,03,000। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन का टोटल आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 4,73,000, प्रॉफिट आ जाएगा 4,73,000। 13,30,000 प्रॉफिट आ रहा है। देखो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, जितने सारे इनकम स्टेटमेंट बनाए हम लोगों ने, पहले वाले में आया था हम लोग का 6,30,000। ठीक है, इसमें आया 13,30,000, दूसरे वाले में आया था 13 लाख, इसमें आया 13,30,000। मतलब अगर हम लोग बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो हम लोग का ये देखो ये 30,000 जो कम हो रहा था वो 30,000 से बढ़ गया। ठीक है, अगर हम लोग बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करें, क्यों नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने इंडिविजुअली कंपेयर किया कि बी फर्दर प्रोसेस करने से 30,000 से प्रॉफिट कम होता है, वही देखो 30,000 से बढ़ गया। यहाँ पर है कितना, ये देखो यहाँ पर है हम लोग का प्रॉफिट, इस पे देखना चाहिए 13 लाख और यहाँ पर कितना आ गया 13,30,000। तो इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी भी एक 2 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट दिन जो है ये 2 क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।